हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबा लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो कृपया आप ये काम जरूर कर लें। और आज का जो हम लेक्चर करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर है हमारा, वो 26 हमारा लेक्चर है, जिसमें हम दिसंबर 2019 के हम कुछ क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और ये हमारा दिसंबर का 2019 वाला जो पेपर हुआ था, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इसका। इसके बाद हम जुलाई 2019 का हम क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, की जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है। तो ये कोस्टा रिका एक देश है। तो यहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट फॉलो किया हुआ था, इसको हम पॉलिटिकल लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपको क्वेश्चन जरूर आएगा अगर हमारी आपने वो वीडियोस देखी हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, चलिए फिर हम इसके जो ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड डिफेंसेस, की हमने ना जितने पैसे, जितनी भी हमें आमदन मिल रही है सरकार को, उन्होंने कितना बराबर खर्च करना है, किस पर, स्वास्थ्य पर भी और सुरक्षा पर भी। जो डिफेंस होता है ना, आपको पता है, जो भी हथियार वगैरह खरीदे जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, जितने पैसे खरीदे जाते हैं, तो इन्होंने कहा वो दोनों हाफ ही खर्च करेंगे। या फिर दूसरा पॉइंट है इसका, डिफेंस बजट टू बी मोर देन हेल्थ बजट, कि जो हम ना सुरक्षा पर, जो सुरक्षा बजट है उनका, वो ना स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा होगा। जैसे कि जो हॉस्पिटल में जो खर्चा दिया जाता है, उससे ज़्यादा वो अपने सैनिकों पर ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है। या तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि नॉट हैविंग द आर्मी टू मेंटेन टू एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, की इन्होंने क्या किया कि सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। कि इन्होंने कहा कि हम ना जो पैसे हैं उनको हम अपनी सुरक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, कि जो हमारे सैनिक हैं ना सिर्फ उन पर ही पैसे खर्च कर देंगे। तो क्या ये है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन, की जो सिर्फ सेना के जो जवान हैं ना हमारे, उन पे ही जो इन पर पैसे खर्च किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, जो कोस्टा रिकन अप्रोच थी उसमें क्या किया था उन लोगों ने कहा था कि जो हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पानी हो गया या फिर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी, ये ना हम जो सुरक्षा पर जो पैसे खर्च करते हैं उसकी जगह अगर हम इन सभी पैसों को अगर हम अपनी जो स्वास्थ्य है उस पर खर्च करने लग जाएं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, जो शिक्षा हो गई, या फिर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, तो हम इन पर ये जो पैसे हैं इसको खर्च करने लग जाएंगे, तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारे देश की, वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। और ऐसा करने के बाद उनके देश में ज़्यादा आपको तरक्की भी देखने को मिलती है, डेवलपमेंट बहुत हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है, कि जो कोस्टा रिकन अप्रोच में ये वाली चीज़ इन्होंने कही थी कि हम ना जो अपनी डिफेंस होती है उस पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, हम सिर्फ जो पब्लिक हेल्थ होती है ना उस पर ही पैसे हैं उसको खर्च करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1997 में, इन 1997 सुप्रीम कोर्ट ने ना एक विशाखा गाइडलाइंस दी थी, किस लिए, कि वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, की जो भी 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या कहा था, कौन सी जगह पर उन्होंने कहा था। तो इसका आपने सही उत्तर बताना है कि विशाखा गाइडलाइंस किसके लिए जानी जाती हैं। तो ये इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क्या ये व्हीकल्स है, गाड़ियों में, या फिर एट वर्क प्लेसेस, इन मैरिटल रिलेशनशिप, या ऑन स्ट्रीट्स, की गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, या फिर सड़कों पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एट वर्क प्लेसेस, की, ठीक है, कार्यस्थलों पर। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस टाइम पर कोई लॉ था ही नहीं, ठीक है, जो कानून था वो था ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि यार हमने ना पूरी किताब देख ली कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पर कोई ऐसा शब्द ही नहीं दिया हुआ कि जो वर्क प्लेसेस पर अगर जो महिला है उसके साथ ऐसी गलत हरकतें होती हैं तो हम उस पर कौन सा मुकदमा लागू करें। तो वो वैसे ही बस छोटे मोटे जो चार्जेस होते हैं उनको लगाकर छोड़ दिया जाता था उन लोगों को। तो बाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने फिर विशाखा गाइडलाइन जारी की, जिस पर कुछ सख्त कानून बनाए गए। तो इसके बाद ये फिर कानून लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फॉर्मुलेटेड था विशाखा गाइडलाइंस की, उस टाइम पर ये पास किया गया था। तो उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटी में, आपको इसका आंसर भी आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्य का राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं,
कि कौन है जो हमारे जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है ये मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कि जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं वो करते हैं, या फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की जो संसद के सदस्य होते हैं वो करते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्र सरकार होती है वो करती है, या फिर अटॉर्नी जनरल जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं वो करते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है वो कौन सा है। तो इसका आंसर तो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जिसको कहते हैं हम। तो राष्ट्रपति होते हैं ना वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, बट आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, तो केंद्र सरकार। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी तो केंद्र सरकार का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो आपने वहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर क्वेश्चन ये बता दिया जाता है। तो कई बच्चे जब ये पेपर हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम में, तो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हमने यहाँ पर लगाना क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो कहने लग जाएंगे यार वो तो प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो इस तरह भी बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, या फिर केंद्र सरकार या फिर प्रेसिडेंट, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो ये दोनों उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो क्या वो पटवारी है, म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, या फिर लेखपाल। की पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, या फिर लेखपाल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर हम बात इन्होंने पूछी क्या हुई है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन सा नहीं है, आपने यहाँ पर देखना है, ध्यान रखना है, इन्होंने नॉट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनमें से है कौन कौन। तो हमने ये भी पॉलिटी में पढ़ा था, जो पटवारी होता है ये गाँव में होता है ना, ठीक है, तो ये भी वहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लेखपाल भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। बट आपको ये जो म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर है ये आपको सिर्फ शहरों में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो नगर निगम के वार्ड काउंसलर होते हैं इसको हमने पढ़ा भी हुआ है, तो म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइंस विच वर लेड डाउन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमारे पॉलिटी के कंसेप्चुअल जो हमने लेसन पढ़े हुए हैं जितने भी, उनमें हमने ये वाला पढ़ा था कि भारत में जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए डी.के. बासु गाइडलाइंस हमें क्या बताते हैं कि वो कौन सी बातों को फॉलो करने को कहते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को। तो ये देख लेते हैं। द गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए। तो ये हम अगर हम देखें तो हमने अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। तो ये तो विशाखा गाइडलाइंस बताती हैं कि वर्क प्लेसेस पर अगर महिला के साथ ऐसी छेड़खानी की जाती है तो उनको सजा दी जाएगी। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, पहला तो ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हाजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो ऑप्शन है ये तो हम देखेंगे कि ये भी हमारा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो ये उसको फॉलो नहीं करते। मतलब ये कि हमारा मौलिक अधिकार ऐसा दिया हुआ है कि आप बच्चों से जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये इसका तो डी.के. बासु गाइडलाइन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर तीसरी देख लेते हैं कि गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, की डोमेस्टिक वायलेंस आप महिला के साथ नहीं कर सकते। तो ये भी हमने एक बार पढ़ा था कि ये जो भी ये लॉ पास हुआ था तो महिलाओं ने बड़ी खुशी मनाई थी। तो ये भी उस टाइम पर ये लॉ पास हुआ था तो काफ़ी हमें जो दर होती है, ठीक है, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा की जाती है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन बच गए, इसको भी देख लेते हैं कि गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, की गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से जुड़े निर्देश। की ये आर्टिकल 22 में आपने पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा था, कि डी.के. बासु गाइडलाइंस हमें बताती है जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उनको बताना पड़ेगा पुलिस वालों को कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको पूरा अधिकार है, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनके साइन करवाए जाएंगे, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सके कि हाँ भी ये मुझे गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। और जो भी उनकी जो पोजीशन है, ठीक है, जो भी पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करने आ रहे हैं उनका जो पोजीशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन है, वो अच्छी तरह से उनका नाम उनके बैच पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई फर्जी हमें ऐसे गिरफ्तार करने आ जाए। तो ये सारी बातें थी, तो ये डी.के. बासु गाइडलाइंस के अंदर फॉलो की जानी चाहिए। तो यही बात थी कि गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, की गिरफ्तारी करते समय ये पुलिस को ये जो बातें हैं इनका ध्यान रखना पड़ता है। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान
पुलिस द्वारा पालन की जाने प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज इन टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ विच कैटेगरी, की जो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो इनमें आपने बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो ये 2000 जो 6 का जो एक्ट था ये सुप्रीम कोर्ट ने जब पास किया था तो उन्होंने कौन से क्या कहा था इसमें, तो ये या क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था या फिर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्टेस के लिए या फिर मोस्ट बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं उनके लिए। तो अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर अति पिछड़ी जातियाँ। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। जो आप देखते हैं ना जो जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में रहती हैं तो उनको ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है ना कि आपका पूरा पूरा अधिकार है कि आप इन जगहों की रक्षा कर सकते हैं, आप इन यहाँ पर जो कुछ करना चाहें, जैसे कि वही उनका घर है ना तो वो वहाँ पर रहकर इनको वो अधिकार दिया हुआ है। जैसे कि पहले हमने कई बार केस भी पढ़े थे पॉलिटी वाली जब हमने क्लास पढ़ी थी कि उसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह धकेल दिया गया या फिर किन्हीं कंट्रैक्टर्स होते हैं प्राइवेट जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। तो ये सरकार द्वारा बाद में 2006 में द फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, वन अधिकार कानून 2006 में ये लागू करवाया गया था। तो इसके कारण ही उनको ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो जाति थी जिनको ये अधिकार दिए गए थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है। द राइट टू एक्ट, द राइट टू पोल्यूशन फ्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ विच पार्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया, कि प्रदूषित रहित हवा का अधिकार है जो वो भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो ये तो आपको एकदम से ही आंसर आ ही जाना चाहिए। आप अगर आप ऑप्शन ना भी देखें ना तो फिर भी आपको इसका आंसर है वो एकदम से आना चाहिए। तो उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इक्वालिटी, लाइफ, जस्टिस या फ्रीडम, की समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, न्याय का अधिकार या फिर आज़ादी का अधिकार। तो आपने सबसे पहले बताना है कि जीवन का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। इसमें क्या कहा हुआ है कि सिर्फ आपको ना राइट टू फ्रीडम दी जाती है और इसमें आपको सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, आप इसमें स्वच्छ पानी, हवा, जो भी हमारा फूड है, ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा लेने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आपको वहाँ पर प्रदूषित वाली हवा, प्रदूषण वाली हवा मिल रही है तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि हमें तो भाई हवा, साफ़ी हवा चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट टू लाइफ, कि ये राइट टू लाइफ इसका ही ये पार्ट है कि जो हमें स्वच्छ हवा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, ये राइट टू लाइफ का ये पार्ट है। तो देखते हैं अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 8th क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, इन डिस्क्राइब्ड इन इंडिया, तो ये किसने ये दिया था, ठीक है ना। जो विविधता में एकता वाली जो बात है ये किसने कही थी, तो इसको भी हमने पॉलिटी की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फिर MK गांधी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो हमारी विविधता में एकता है ये हमारी शक्ति है। तो ये बात इन्होंने ही कही थी, ये जो टर्म है इनके द्वारा ही कॉइन की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड, कि आपने अब ये बताना है कि ये ना लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, मतलब उनको मतदान द्वारा नहीं चुना नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं ना तो इसको हम काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने जो और दूसरे जब हमने पॉलिटी की क्लासें करी थी तब भी हमने इसको काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो आपने इसका आंसर बताना है कि जब लोकसभा में कितने लोगों को हम क्या कर सकते हैं, कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, 4, 1, 2 या फिर 0। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको पता ही है कि इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने ये बताना है कि लोकसभा में टोटल सीटें कितने हैं, ठीक है। प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं, ठीक है ना। कितनी सीटें हैं, 545। अगर मैक्सिमम की बात करें वो कितनी है, तो वो है 552, मतलब 552 इसमें टोटल सीट्स हैं। तो आपने बस इतना याद रख लेना है कि जो प्रेजेंट में जो सीट्स हैं वो 545। अगर हम बात करें राज्यसभा की, ठीक है ना, ये लोकसभा की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं, अगर हम प्रेजेंट की बात करें वो तो है 245, ठीक है ना। अगर हम टोटल की बात करें तो वो कितनी है, टोटल है 250, ठीक है ना। अगर हम वही बात करें कि
जो राज्यसभा है उसमें कितने लोगों को, कितने सदस्यों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो आपने इसको बताना है। तो ये राज्यसभा में ये जो नॉमिनेशन की जो संख्या है वो 12 है, ठीक है ना। इसमें राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये 2006 में द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डैश, कि 2006 में नेपाल की सरकार के रूप में राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया था। तो इसको भी हमने पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि हाँ भी जो भी हमने प्रीवियस क्लासों में जो इतना भी पढ़ा है तो वो तो एकदम से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से इन्होंने वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो एनसीईआरटी है उसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑटोक्रेसी, टायरनी, डेमोक्रेसी या फिर ओलिगार्की, कि इसका एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में ये फिर बाद में हो गया था, ठीक है। 2006 में जब मांग उठने लगी, लोगों ने फिर क्या किया, फिर फोर्स करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट को। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। सो कीप सपोर्टिंग गाइज, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।